नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 10 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। 3 जो इश्यूज हैं, देखो वैसे तो ये रीसेंट के हैं, 3-4 दिन पुराने हैं, लेकिन इन पे आर्टिकल्स आए नहीं थे। जैसे देखो सरोगेसी से संबंधित ना सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि हम इस मामले को डिटेल से एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले ये सरोगेसी वाला इशू हम डिस्कस करेंगे। फिर देखो एंटी कन्वर्जन लॉ से संबंधित ना सुप्रीम कोर्ट ने 5 एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया। तो ये अलग अलग राज्यों में जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, इनसे संबंधित आर्टिकल है, ये हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एआई के लिए सरकार ने नया गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया है, वो क्या है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सरोगेसी के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसका क्यों समझना जरूरी है, यानी वाई समझना जरूरी है, वो कानून क्यों लाया गया। इंडिया में ना अभी एक सरोगेसी एक्ट है जो 2021 में आया था। अब ये जो कानून है ना सरोगेसी का, अचानक से नहीं आया। इसके पीछे एक लंबा और थोड़ा दर्दनाक, आप कह सकते हो, बैकग्राउंड है। 2000 के बाद में ना 2000 के बाद में इंडिया ना एकदम से सरोगेसी का हब बन गया। मतलब पूरी दुनिया के लोग सरोगेसी करवाने के लिए इंडिया में आने लगे। अब इसके पीछे देखो 2 कारण थे। पहला, यहां पे इंडिया में ना मेडिकल टेक्नोलॉजी सस्ती थी। मेडिकल टेक्नोलॉजी सस्ती मतलब किसी को सरोगेसी करवाना हो तो आसानी से इंडिया में हो जाता था। और दूसरा, इंडिया में ना सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून भी नहीं था, कोई कंडीशंस वगैरह ज़्यादा थी नहीं। तो पूरी दुनिया का इंडिया ना पावर हाउस बन गया सरोगेसी करवाने के लिए। लेकिन देखो इसकी वजह से ना कॉमर्शियल सरोगेसी का भी इंडिया में बूम हुआ। कॉमर्शियल सरोगेसी मतलब पैसों के बदले सरोगेसी, समझ गए। इसमें बहुत सी गरीब औरतों का शोषण शुरू हो गया। उन्हें बेबी फैक्ट्रीज में रखा जाता था, उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता था, जस्ट उनका इस्तेमाल किया जाता था बच्चे पैदा करने के लिए। तो ना 2008 में ना एक आया टर्निंग पॉइंट। 2008 में क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आया। बेबी मांझी यमदा का केस सामने आया। बेबी मंजी यमदा का केस सामने आया। क्या था ये केस? देखो एक जैपनीज कपल था जिन्होंने ना इंडिया में सरोगेसी करवाई। मतलब इंडिया में एक महिला ने उनके बच्चे को पैदा किया। लेकिन जब तक देखो बच्चे का जन्म हुआ ना, तो उस जैपनीज कपल का ना आपस में डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। तो अब देखो कोई भी उस बच्चे को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जापान उसको सिटीजनशिप नहीं दे सकता। वो बच्चा रहेगा किसके पास में, क्योंकि माता या पिता दोनों ने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। और कायदे से वो इंडिया का भी सिटीजन नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चा तो वो जैपनीज कपल का था। इंडिया के कानून अलाउ नहीं करते ऐसे कि वो इंडिया का सिटीजन बने। तो ये केस काफी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा। तब जाके समझ में आया सबको कि देखो सरोगेसी को ना इंडिया में रेगुलेट करना जरूरी है। तो इस वजह से ना 2021 में 2 कानून आए थे। एक तो आया था ART एक्ट, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था। जैसे जो IVF के क्लिनिक वगैरह होते हैं ना, इनको रेगुलेट करने के लिए। तो ये पहला एक्ट था ART एक्ट। और दूसरा फिर सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आया था, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। तो इस दूसरे एक्ट ने ना, सरोगेसी को रेगुलेट करने वाले एक्ट ने कॉमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरह से बैन कर दिया था। कॉमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरह से बैन, मतलब आप पैसे के लिए सरोगेसी नहीं कर सकते। तो कॉमर्शियल सरोगेसी बैन। तो अब देखो इंडिया में अलाउड है। मैं आपको थोड़ा सा ना पेन पेपर लेके समझा देता हूं। इंडिया में अब ना अलाउड है सिर्फ अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। सिर्फ अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी मतलब निष्काम सेवा। मतलब जो सरोगेट मदर है ना, वो हमेशा एक क्लोज रिलेटिव हो सकती है। उसको सिर्फ मेडिकल खर्चा और इंश्योरेंस के अलावा और कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये है अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। कोई महिला दूसरे कपल के बच्चे को जन्म दे रही है तो वो पैसों के लिए नहीं दे रही है, वो निष्काम सेवा कर रही है। वो इसलिए कर रही है, वो महिला दूसरों के बच्चे को जन्म, क्योंकि वो कपल जो है खुद से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। तो वो महिला जो बच्चों को जन्म दे रही है वो क्लोज रिलेटिव है उस कपल की,
जो खुद से बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, तो बस वो पैसों के लिए नहीं, एक निष्काम सेवा के भाव से दूसरे कपल के बच्चे को पैदा कर रही है। तो ये कानून का इंटेंट था जो 2021 में आया। मकसद था एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। अब ना आप इसे याद रखना, ये आर्गुमेंट अभी आगे भी आएगा। तो अब ना आते हैं मेन पॉइंट पे। ये मैंने आपको दे दिया एक बैकग्राउंड। अब क्या हुआ है, अब ना एक कपल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा है, काफी इंटरेस्टिंग केस है। पिटिशनर कौन है? पिटिशनर है एक कपल। कपल ने ना एक बच्चा तो नेचुरली पैदा कर दिया, लेकिन कपल को दूसरे बच्चे की चाह है, बट दूसरा बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो? कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, लाइफस्टाइल संबंधित इशू आ गया है, तो ये सेकेंडरी फर्टिलिटी है कि दूसरा बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है। जो अगर मान लीजिए पहला ही बच्चा पैदा ना हो तो वो होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, लेकिन पहला बच्चा नेचुरली पैदा हो गया, दूसरे में दिक्कत आ रही है, तो वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इस कपल को ना जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, दूसरा बच्चा पैदा करने में दिक्कत है। तो कपल ने सोचा कि सरोगेसी करवा लेते हैं। लेकिन अब सरोगेसी के नियम ये कहते हैं आप ना सरोगेसी का फायदा तभी ले सकते हो जब आपके पास में कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड ना हो। कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड अगर आपके पास में नहीं है, तभी आप सरोगेसी का फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज नहीं। और वो सर्वाइविंग चाइल्ड कोई भी हो सकता है, वो चाहे बायोलॉजिकल हो या फिर एडॉप्टेड हो, तभी सरोगेसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी दी गई है। अगर मान लीजिए आपका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड है, लेकिन अगर वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, मतलब ऐसे डिजीज है उसको जिससे जान जा सकती है, या फिर वो मेंटली चैलेंज्ड है या फिर फिजिकली चैलेंज्ड है पहला बच्चा, तब दूसरे बच्चे के लिए भी सरोगेसी अलाउड है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सिर्फ आप सरोगेसी तब करवा सकते हो जब आपका एक भी बच्चा नहीं है। तो वो कपल पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला ये रूल तो गलत है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम पहले बच्चे के लिए तो सरोगेसी करवा सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं करवा सकते। तो उस कपल ने ना सुप्रीम कोर्ट में मेनली 3 आर्गुमेंट्स दिए। सबसे पहला कपल बोलता है मेरे पास में देखो राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है। राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस मतलब कि बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं या कैसे करने हैं, भाई ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। ये सीधा सीधा जुड़ता है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इवन देखो 2017 की जो पुट्टा स्वामी केस में जजमेंट है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट। तो जो ये रिप्रोडक्टिव डिसीजंस है ना, कितने बच्चे पैदा करने, कब करने, कैसे करने, भाई ये सब चीजें ना प्राइवेट हैं। ये सब चीजें प्राइवेसी का कोर पार्ट हैं। तो ये तो फंडामेंटल राइट है, आप हमें कैसे रोक सकते हो बच्चे पैदा करने से? दूसरा आर्गुमेंट कपल ने यह दिया कि स्टेट मेरे बेडरूम में नहीं घुस सकता, मेरी फैमिली प्लानिंग में स्टेट दखल नहीं दे सकता है। तो ये दूसरा आर्गुमेंट था कि स्टेट मेरे बेडरूम में नहीं घुस सकता, मेरी फैमिली प्लानिंग में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तीसरा आर्गुमेंट कपल ने यह दिया कि देखो ART एक्ट है 2021 में आया, या फिर सरोगेसी एक्ट है ये भी 2021 में आया। अब दोनों में इनफर्टिलिटी डिफाइन किया गया है, पर देखो कानून ये नहीं कहता कि सिर्फ प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे लागू होगा और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पे लागू नहीं होगा। ये तो गलत है ना। मतलब ये तो वो वाली चीज हो गई कि आप इक्वालिटी का उल्लंघन कर रहे हो। अब देखो बाकी बच्चे जो इनफर्टिलिटी का सामना नहीं करते हैं, उन पे तो कोई रोक नहीं है, वो 10 बच्चे पैदा करें, 9 करें, 8 करें, ज्यादा ही हो गया, मतलब 2 करें, 3 करें, 1 करें, समझ गए? तो उन पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरोगेसी से बच्चे पैदा करने पे रोक क्यों है? क्यों है? मतलब सरोगेसी से आप एक बच्चा पैदा कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो ये तो आप इक्वालिटी का उल्लंघन कर रहे हो। उन पे कोई रोक नहीं है जो इनफर्टिलिटी का सामना नहीं कर रहे हैं, उन पे रोक है जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। समझ गए? लेकिन देखो यहां पे ना सरकार ने भी अपने आर्गुमेंट्स दिए, सरकार ने भी अच्छे आर्गुमेंट्स दिए। सरकार ये कहती है कि भाई रिप्रोडक्शन करना आपका फंडामेंटल राइट है, बट टू राइट टू सरोगेसी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब पेरेंट बनना आपका अधिकार हो सकता है, बट सरोगेसी के थ्रू पेरेंट बनना यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर दूसरा
सरकार ने ये बोला कि भैया आप एक बात सोचो कि आप ना सरोगेसी से बच्चा पैदा करते हो, इसमें सिर्फ आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एक थर्ड वुमन की बॉडी भी इन्वॉल्व है, एक तीसरी महिला की बॉडी इन्वॉल्व है। तो ये सिर्फ आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है, इसमें एक तीसरा इंसान शामिल है, एक औरत की बॉडी, उसकी हेल्थ, उसकी डिग्निटी सब शामिल है। तीसरा आर्गुमेंट सरकार ने यह दिया कि हमारा काम है वंचित जो है ना समाज के, जो वल्नरेबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी बॉडी का शोषण पहले हो रहा था, उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा काम है। इस वजह से हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, अदरवाइज हमको कोई मजे थोड़ी ना आ रहे थे 2021 में एक्ट लाके। चौथा फिर देखो, जज ने भी ना ओरल ऑब्जर्वेशन दिए। अभी केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन केस की सुनवाई करते करते जज बीच में कमेंट नहीं पास कर देते, तो जज ने भी ना मुंह जुबानी ये बोला कि जो सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं इस एक्ट में वो रीजनेबल हैं, मतलब उचित लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, स्टेट का एक वैलिड इंटरेस्ट होता है महिलाओं की सुरक्षा करना। तो महिलाओं का शोषण हो सकता है जिनके थ्रू सरोगेसी करवाई जाती है, जिनकी कोख में दूसरे कपल का बच्चा पलता है, तो उनको भी तो बचाना है ना। तो कोर्ट ने ये बोला हम इस केस को ना पूरा एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, तो हम इसका जल्दबाजी में फैसला नहीं देंगे। तो ये पूरा स्टेट के आर्गुमेंट्स हैं, सरकार के आर्गुमेंट्स हैं। तो आर्टिकल देखो बिल्कुल साफ बोलता है कि कानून का मकसद था कॉमर्शियल सरोगेसी रोकना, एक्सप्लॉयटेशन रोकना। कानून का मकसद ये कभी नहीं था कि लोगों को ना बच्चे पैदा करने से रोकना। तो ये हमने पूरा जो आर्टिकल है वो डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो एंटी कन्वर्जन लॉज से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। आर्टिकल देखो हमें ना सीधा सीधा डेटा देता है। उत्तर प्रदेश ना 2021 में अपना एक स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आया। 2021 से लेकर अगस्त 2024 तक यूपी के इस एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत 835 जो क्रिमिनल केसेस हैं वो देखो फाइल हुए, 1682 लोगों का अरेस्ट हुआ, और अब सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, कन्विक्शंस यानी फाइनल दोषी कितने साबित हुए? 12 से भी कम। तो अब ना आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह सोचिए, ये डेटा आपको क्या बताता है? ये डेटा आपको बताता है कि एक मैसिव गैप है, अरेस्ट बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं और कन्विक्ट बहुत कम लोग हो रहे हैं। इसका एक मतलब देखो ये हो सकता है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इसका मतलब है कि लोगों को पकड़ना आसान है, लेकिन कोर्ट में उनका जुर्म साबित करना ये डिफिकल्ट है। और यूपी के बाद देखो 9 अन्य राज्यों ने भी ऐसा ही एंटी कन्वर्जन कानून बनाया। उत्तराखंड और राजस्थान में तो सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है अगर कोई कन्वर्जन करवाता है फोर्सफुली। तो सवाल यह उठता है कि इन लॉज की जरूरत क्यों पड़ी, और यहां से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन है, वो स्टार्ट होता है। आप सबने देखो आर्टिकल 25 तो पढ़ा होगा, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अभी तक पॉलिटी में आर्टिकल 25 तो पढ़ लिया होगा। मैं आपको याद भी दिला देता हूं। मुख्य शब्द क्या है आर्टिकल 25 में? आर्टिकल 25 जो है वो हर किसी को अधिकार देता है कि वो फ्रीली अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है। मैं इन सब वर्ड्स का मतलब आपको बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। आर्टिकल 25 सबको अधिकार देता है कि कोई भी अपना रिलीजन, अपना धर्म फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है और फ्रीली प्रोपगेट भी कर सकता है। अब सारे ये वर्ड्स का खेल है। फ्रीली प्रोफेस करना, जैसे महेश है, हिंदू है फॉर एग्जांपल, तो महेश पब्लिकली बता सकता है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुइज्म को मानता हूं। यह है प्रोफेस करना। दूसरा है प्रैक्टिस करना, मतलब धर्म का अभ्यास करना। आप पूजा कर रहे हो, पब्लिक में नमाज कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो इसको बोलना है धर्म की प्रैक्टिस करना। तो कोई भी इंसान फ्रीली ऐसा कर सकता है। हालांकि एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि आप ना ऐसा कुछ करो जिससे दूसरे लोगों को नुकसान हो। फॉर एग्जांपल सड़क के बीच में आप अगर अपने धर्म को प्रैक्टिस करने लगोगे, पूजा करने लगोगे या फिर नमाज अदा करने लगोगे, तो फिर आवाजाही रुक जाएगी ना, समझ गए? तो आर्टिकल 25 में एक्सेप्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, वो सब। तीसरा है प्रोपगेट।
प्रोपगेट मतलब प्रचार करना, आप अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरों को बता सकते हो। तो सारा जो झगड़ा है ना वो तीसरे वर्ड पे है, प्रोपगेट। हमेशा से देखो एक दुविधा रही है, प्रोपगेट करना मतलब अपनी धर्म की अच्छी बातें बताना, या फिर कोर्जन, कोर्जन मतलब जबरदस्ती करना। दोनों के बीच में थिन लाइन क्या है? मैं अपने धर्म की अच्छी बातें दूसरे को बताऊंगा, तो कोई थर्ड पर्सन तो ये बोल सकता है ना कि ये तो अपने धर्म को दूसरों के ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं दूसरे के साथ में कि वो अपना धर्म चेंज कर ले। तो दोनों के बीच में थिन लाइन काफी पतली है। और यहीं पे आता है हमारा 1970 का लैंडमार्क केस, 1977 का है। यहीं पे आता है हमारा 1977 का लैंडमार्क केस, जिसका नाम था स्टैनिस्लोस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये वाला केस मैं हाईलाइट कर देता हूं, 1977 का है, स्टैनिस्लोस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1977। बैकग्राउंड आपको बताऊं इस केस का, मध्य प्रदेश ने ना 1968 में एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बनाया था। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसे चैलेंज किया था। क्रिश्चियन मिशनरीज का आर्गुमेंट ये था कि हमें आर्टिकल 25 प्रोपगेट करने का हक देता है। इसका मतलब हमें देखो धर्म परिवर्तन करने का भी हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देखो ये जो राइट है ना आर्टिकल 25 का, ये नैरो है। प्रोपगेट मतलब अपने धर्म की अच्छी बातें बताना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अधिकार है धर्म परिवर्तन का भी, नहीं। तो आर्टिकल के लेखक ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 की जो स्पिरिट है वो देखो 1977 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हुई। और आज के समय में इतने सारे जो एंटी कन्वर्जन लॉज है ना, उनका बेस यही 1977 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्टैनिस्लोस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रोपगेट करने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म परिवर्तन करने का भी फंडामेंटल राइट है आपके पास में। तो नए जो कानून आए, अब आर्टिकल कहता है आज के जो कानून है ना, जैसे यूपी का 2021 का कानून, वो जो है 1977 से बहुत आगे निकल गए हैं। आज के जो एंटी कन्वर्जन के लॉज है ना, उनमें 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली चीज है वेग टर्म्स। आज के जो अलग अलग राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉज है ना, अब ये कानून कहते हैं कि आप फोर्स नहीं कर सकते, लालच नहीं दे सकते, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते कन्वर्जन करने के लिए। देखो फोर्स वर्ड तो मतलब समझ में आता है, राइटर बोलते हैं फोर्स वर्ड का मतलब तो समझ में आता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन लालच देने का क्या मतलब है? लालच देने का क्या मतलब है? अगर देखो एक धार्मिक संस्था मुफ्त में खाना खिलाती है या फिर मुफ्त में एजुकेशन दे रही है और कोई उससे प्रभावित होकर कन्वर्ट होता है, तो क्या वो लालच है? कानून में देखो ये क्लियर नहीं है, कानून में ये क्लियर नहीं है। समझ रहे हो ना पॉइंट? आप समझ गए? जैसे कोई धार्मिक संस्था है, अब वो फ्री में खाना खिलाती है, अब उससे प्रभावित होकर किसी को अच्छा लगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, अब उस अच्छे काम से प्रभावित होकर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो क्या इसे लालच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अब प्रॉब्लम 2 आप देखिए, प्रॉब्लम 2 ये है, सबसे खतरनाक ये चीज है, नॉर्मल क्रिमिनल लॉज में ना कंसेप्ट होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब पुलिस को साबित करना होता है कि आपने जुर्म किया है, जब तक पुलिस साबित नहीं कर पाती आप इनोसेंट हो। लेकिन नए जो एंटी कन्वर्जन लॉज है ना, अब इनमें क्या होता है, इनमें उल्टा है। अगर आप पर इल्जाम है तो आपको साबित करना होगा कि आपने कन्वर्जन जबरदस्ती से या फिर लालच से नहीं किया है। तो ये गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट जैसा कंसेप्ट है, मतलब ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है। फिर तीसरा जो आर्गुमेंट राइटर देते हैं, आज के एंटी कन्वर्जन लॉज में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको देखो धर्म बदलना है ना, तो आपको 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले डीएम को इन्फॉर्म करना होगा। फिर डीएम पुलिस इंक्वायरी करवाएंगे कि कन्वर्जन जो हुआ है वो जेन्युइन है या नहीं है। सवाल ये है कि एक अडल्ट का पर्सनल फेथ का फैसला जेन्युइन है या नहीं है, ये स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है? अगर कोई पर्सन लालच से भी अगर कन्वर्ट हुआ है तो ये तो उसके अंदर की बात है, ये पुलिस को कैसे पता लगेगी कि लालच आया था या फिर कुछ और है? तो ये तो वैसे भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा, जो पुट्टास्वामी केस के बाद में फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो? मतलब पुलिस कैसे इंक्वायरी कर सकती है कि क्या सोच के उसने धर्म परिवर्तन किया? फिर प्रॉब्लम 4 आती है। प्रॉब्लम 4 क्या है आज के एंटी कन्वर्जन लॉज में? लोकस स्टैंडाई की प्रॉब्लम है।
लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो आज के जो एंटी कन्वर्जन लॉज है ना अलग अलग राज्यों में, इन लॉज में प्रोविजन ये है कि कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। विक्टिम का कंप्लेंट करना जरूरी नहीं होता, जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है उस विक्टिम का पड़ोसी, कोई पॉलिटिकल ग्रुप या फिर कोई अनजान आदमी या औरत, कोई भी अपील फाइल कर सकता है आपके खिलाफ। तो आर्टिकल ये कहता है कि इससे ना गैर कानूनी ढंग से पुलिसिंग को बढ़ावा मिलता है। मतलब कुछ विजिलेंटे ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो अपने हाथ में लाठी ले लेते हैं और मारने लगते हैं कि तुम कन्वर्जन करवा रहे हो, हम मारेंगे तुम्हें। तो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भी ये चीज जाती है और विजिलेंटिज्म बढ़ता है। फिर राइटर बोलते हैं देखो ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज आए ना अलग अलग राज्यों में, इनका एक चिलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जब देखो कानून इतना स्ट्रिक्ट और वेग होना, तो लोग डर के मारे अपने लीगल राइट्स भी इस्तेमाल करने से डरने लगते हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट लोग कौन हुए? इंटरफेथ कपल्स, लड़का एक धर्म का, लड़की दूसरे धर्म की। तो दो अडल्ट्स अलग अलग धर्म के, अगर वो आपसी सहमति से रिलेशनशिप में आते हैं ना, लेकिन इन लॉज के कारण उनकी लाइफ लीगली वल्नरेबल हो गई है। खास करके कई केसेस में ऐसा देखा गया है, अगर लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो, तो उन पे सोशल हॉस्टिलिटी और लीगल एक्शन दोनों का खतरा रहता है। या फिर इवन लड़की अगर मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो भी देखो जो हॉस्टिलिटी है समाज की काफी ज्यादा होती है। मतलब लड़का लड़की हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से, तो इन दोनों में ज्यादा टेंशन्स रहती हैं। फिर देखो राइटर ये बोलते हैं, ये सारे पूरे कंटेक्स्ट में ना फिर एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक अभी ना केस में ऑब्जर्वेशन दिया है, सिटीजनशिप फॉर जस्टिस एंड पीस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2000, ये वाला केस था। अब इस केस में ना, ये केस देखो यूपी, एमपी, गुजरात, उत्तराखंड जैसे सभी स्टेट्स के लॉज को चैलेंज करता है। किस बेसिस पे? आर्टिकल 14 के बेसिस पे, क्योंकि ये खासकर मैरिज लिंक्ड कन्वर्जन को टारगेट करता है। और इवन आर्टिकल 21 के बेसिस पे भी ये जो केस है वो अलग अलग राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉज को चैलेंज करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, राइट टू चूज ए पार्टनर, ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। इवन ये एंटी कन्वर्जन लॉज आर्टिकल 25 को भी वायलेट करते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब इसके भी खिलाफ है। और ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से भी टकराते हैं। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, ये एक सेकुलर कानून है जो दो अलग धर्मों के लोगों को बिना धर्म बदले शादी करने का अधिकार देता है। तो एससी का मूड क्या है? एससी ने क्या बोला? कोर्ट ने देखो हिंट दिया कि ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज जो है ना, ये संविधान के टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो 17 अक्टूबर को ना सुप्रीम कोर्ट ने फतेहपुर यूपी के 5 एफआईआर को क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया। क्यों? कोर्ट ने यह बोला कि ये जो एफआईआर थी ना, ये अविश्वसनीय मटेरियल पर बेस्ड थी, मतलब कोई विक्टिम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरासमेंट है सीधा सीधा। अब देखो इसके बाद आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। क्या आता है? एक सेकेंड रुको। अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है ना 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में निकल के आया। तो 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पार्लियामेंट के पास में ना संविधान को अमेंड करने की पावर्स हैं, लेकिन पार्लियामेंट संविधान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। संविधान के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, उन्हें नहीं बदला जा सकता। जैसे देखो सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, ये संविधान के कोर पार्ट्स हैं, इन्हें भी पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है। लेकिन देखो इन एंटी कन्वर्जन लॉज के थ्रू ना स्टेट डिसाइड कर रहा है कि आप कौन सा धर्म अपनाएंगे। तो क्या ये सेकुलरिज्म पे चोट नहीं है जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो अगर देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि ये सारे जो लॉज हैं ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, तो सारे जो कानून हैं वो एक झटके से खत्म हो जाएंगे। समझ गए? तो सारे कानून जो है एंटी कन्वर्जन लॉज वाले अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है? राइटर ना एक बहुत पावरफुल लाइन के साथ में कंक्लूड करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो आपका विश्वास, आपकी आस्था, ये सरकार का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, ये आपकी ह्यूमन डिग्निटी का आधार है।
ये कानून नेबर्स को और जो निगरानी रखने वाले लोग हैं, इवन वोचर्स में बदल देता है। नेबर्स आप पे नजर रखने लगते हैं, दोस्तों को सस्पेक्ट में बदल देता है, तो गलत है, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एआई को रेगुलेट करने के लिए नए फ्रेमवर्क से संबंधित हैं। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले खबर क्या है? खबर देखो ये है कि इंडिया की सरकार ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ना एआई के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है। और आर्टिकल की पहली लाइन ये कहती है, वेलकम प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब प्रैक्टिकल होना, ख्याली पुलाव ना पकाना, बल्कि जमीनी हकीकत देखकर फैसला लेना। तो सरकार का जो अप्रोच है एआई के लिए वो प्रैक्टिकल कैसे है? देखो दुनिया में ना 3 तरह के लोग हैं। एक जो हर चीज पर सख्त कानून बना देते हैं, जैसे देखो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन हर चीज पर सख्त स्ट्रिक्ट कानून बना देता है। और दूसरे तरह के लोग होते हैं यूएसए जैसे। अब यूएसए जैसे जो देश है ना, वो एटीट्यूड अपनाते हैं, अरे चलता है, क्या ही दिक्कत है, मार्केट को डिसाइड करने दो, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो। ये यूएसए जैसे देश हैं। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं इंडिया जैसे देश। इंडिया ने कहा हम एआई पर कोई नया भारी भरकम कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रॉकेट की स्पीड से बदल रही है। आप सोचिए, जब तक पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा, उस पर डिबेट करेगा, उसे पास करेगा, तब तक टेक्नोलॉजी 10 कदम आगे निकल चुकी होगी, कानून आउटडेटेड हो जाएंगे। इसे कहते हैं पेसिंग प्रॉब्लम। पेसिंग प्रॉब्लम मतलब ला हमेशा टेक्नोलॉजी से पीछे चलता है। इसलिए इंडिया ने चुना है अडप्टिव रेगुलेटरी मॉडल। इंडिया ने क्या चुना है? इंडिया ने चुना है अडप्टिव रेगुलेटरी मॉडल। ये मॉडल है क्या? अडप्टिव का मतलब होता है एडजस्ट करने वाला मॉडल। सरकार ने कहा है कि हम नया कानून नहीं लाएंगे, हम अपने पुराने कानूनों को ही रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे। जहां जहां एआई की वजह से गैप आ गया है, उस गैप को हम भर देंगे। ये जो अप्रोच है ना, ये इनोवेशन और इंक्लूजन के लिए बेहतर माना जा रहा है। लेकिन देखो, अब आपके मन में आया होगा, सर गैप्स है कहां कहां पे? मतलब ग्रे एरियाज कौन से हैं जिनको सरकार को अमेंड करने की आवश्यकता है? तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं ताकि आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आए कि सरकार को क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, हमारे देश में ना एक आईटी एक्ट है 2000 का। 2000 का आईटी एक्ट है। अब इस एक्ट में ना एक वर्ड है इंटरमीडियरी। इस एक्ट में एक वर्ड है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया। जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जिस पे आप अपना कंटेंट पोस्ट करते हो, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिए हैं। इनको देखो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ है? सेफ हार्बर मतलब अगर आपने फेसबुक पर कुछ गलत पोस्ट किया तो आप जेल जाओगे, फेसबुक नहीं। क्योंकि फेसबुक ने देखो कंटेंट बनाया नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। लेकिन अब आता है एआई। अब आता है एआई। अब आप प्रॉब्लम सोचिए, चैट जीपीटी या कोई दूसरा जनरेटिव एआई है, अब उसने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या कोई डीप फेक वीडियो बना दिया जिससे दंगे हो गए मान लीजिए हमारे देश में, तो अब लायबिलिटी किसकी है? चैट जीपीटी ने कंटेंट बना दिया, जिसे फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, जिससे दंगे हो गए, तो लायबिलिटी किसकी है? क्या चैट जीपीटी सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है, जो ये बोल सकता है कि हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कंटेंट बनाने के लिए? या फिर चैट जीपीटी एक क्रिएटर है? क्या है चैट जीपीटी? देखो, हमारा 25 साल पुराना जो आईटी एक्ट है वो इस बात पर बिल्कुल चुप है, क्योंकि उस समय चैट जीपीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म थे वो थे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा गैप है कि चैट जीपीटी जैसी प्लेटफॉर्म्स जो फेक कंटेंट बना सकते हैं, जो फेक वीडियोस बना सकते हैं, वो क्या हैं। अब बात करते हैं दूसरे गैप की, दूसरी परेशानी, डेटा प्रोटेक्शन वाली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास में देखो एक नया कानून है जो 2023 में आया, जिसका नाम है डीपी एक्ट 2023, मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। लेकिन देखो एआई
और इस डीपीडीपी एक्ट में ना दो जगह पर सीधी टक्कर है। कौन सी जगह पे? एक तो आप ये देखो, जो 2023 का ये डीपीडीपी एक्ट है ना, 2023 का ये डीपीडीपी एक्ट है, ये कहता है कि आप किसी का पर्सनल डेटा सिर्फ उसी काम के लिए यूज कर सकते हो जिसके लिए आपने डेटा दिया था। समझे पॉइंट? जैसे आपने अपना फोन नंबर जोमेटो को दिया, किस लिए? फूड डिलीवरी के लिए। अब जोमेटो उस नंबर को किसी बैंक को नहीं बेच सकता ताकि बैंक आपको लोन के लिए कॉल करे। यह है पर्पस लिमिटेशन। लेकिन देखो, एआई की भूख अभी आप समझिए, एआई की भूख समझिए। एआई तो भूखा है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ना लाखों करोड़ों लोगों का डेटा चाहिए। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ट्रेन नहीं होता, वो जनरल पर्पस के लिए ट्रेन होता है। एआई को हर तरह का डेटा चाहिए। तो यहां पे देखो, डीपीडीपी एक्ट और एआई आमने सामने है, बिल्कुल दोनों के बीच में टक्कर है। समझ रहे हो? तो ये पहली चीज जहां पे डीपीडीपी एक्ट और एआई के बीच में टक्कर है। अब दूसरी जगह जहां पे डीपीडीपी एक्ट और एआई के बीच में टक्कर है, देखो, डीपीडीपी एक्ट ये कहता है 2023 का, काम खत्म, डेटा डिलीट करो। जैसे ही आपका पर्पस पूरा हुआ, आपको यूजर का डेटा डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन एआई जो मॉडल्स होते हैं ना, ऐसे काम नहीं करते। एआई को परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए और फिर से इंफॉर्मेशन को रीट्रेन करने के लिए ना, मतलब एआई को रीट्रेन करने के लिए और इंफॉर्मेशन को फिर से रिट्रीव करने के लिए ना, पुराना डेटा हमेशा चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, मान लीजिए आपने रा डेटा डिलीट कर भी दिया, लेकिन एआई मॉडल तो उस डेटा से पैटर्न सीख चुका है ना, वो डेटा उसकी मेमोरी में बैठ चुका है। तो रिसर्च ये बताती है कि एआई मॉडल्स को ना रिवर्स इंजीनियर करके पर्सनल डेटा निकाला जा सकता है, भले ही ओरिजिनल डेटा डिलीट हो गया है। तो ये दूसरा पॉइंट है जहां पे एआई और डीपीडीपी एक्ट की डायरेक्ट टक्कर है। तो अगर देखो ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुई ना, तो एआई बनाने वाले डेवलपर्स हमेशा लीगल अनसर्टेनिटी में रहेंगे। वो डरेंगे कि अगर हमने डेटा यूज किया तो हम पर केस हो जाएगा। इसलिए देखो, फ्रेमवर्क ये कहता है कि हमें इन गैप्स को जल्दी से जल्दी बंद करना होगा। तो अब इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट में देखो, राइटर एक चेतावनी देते हैं। सरकार ने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे, पुराने कानूनों को हम रिव्यू करेंगे। देखो, रिव्यू तो अच्छी चीज है, लेकिन ये जो रिव्यू है ना, ये स्लो मूविंग प्रोसेस है। रिव्यू आमतौर पे ना धीरे धीरे होता है, लेकिन वक्त नहीं है। अगर सरकार ने धीरे धीरे रिव्यू किया ना, तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसमें ना आर्टिकल एक सरकेजम भी करता है। वो कहता है कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है ना, 6 साल से ज्यादा समय ले गया बनने में। मतलब इस एक्ट को लाने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आपको अगर याद हो तो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी 2017 में बनी थी, 2017 में बनी थी, और एक्ट आया 2023 में, यानी 6 साल लग गए। और अभी तक पूरी तरह से ये एक्ट इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का, वो बोर्ड अभी तक नहीं बना। तो मतलब देखो, एक्ट आने में 6 साल लग गए, तो पुराने एक्ट्स को रिव्यू करने में कितना टाइम लग जाएगा, आप बताओ। अब इसके बाद में चौथी परेशानी की बात करते हैं। राइटर कहते हैं, देखो, एआई को ना कंपटीशन के नजरिए से भी देखना होगा। हाल ही में ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना एक मार्केट स्टडी की। सीसीआई ने ना 2 बड़े खतरे बताए। पहला है एल्गोरिथम कोल्यूजन। एल्गो कोल्यूजन ये क्या है? कोल्यूजन का मतलब होता है मिलकर प्राइस फिक्स करना। जैसे देखो, 4 सीमेंट कंपनीज मिलकर डिसाइड कर रही हैं कि कल से सब 50 रुपए प्राइस बढ़ा देंगे, तो ये इलीगल है। अब सोचो, देखो, ओला और उबर दोनों की जो प्राइसिंग मॉडल है एआई ड्रिवन है। क्या होगा अगर ओला का जो एआई है या फिर उबर के एआई है, दोनों ने आपस में बात करके डिसाइड कर लिया कि शाम 5 बजे से 7 बजे तक दोनों प्राइस डबल कर देते हैं। तो आपको देखो, ये कभी पता ही नहीं चलेगा, इसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। ये है एल्गोरिथम कोल्यूजन, मतलब 2 अलग अलग कंपनीज के जो एआई है वो आपस में मिल जाते हैं। फिर दूसरा खतरा सीसीआई ने ये बताया, एआई स्टैक पर कब्जा। एआई स्टैक पर कब्जा। देखो, एआई बनाने के लिए ना 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए एआई बनाने के लिए? सबसे पहले चाहिए क्लाउड इंफ्रा। क्लाउड इंफ्रा जैसे भारी भरकम सर्वर, अमेजॉन AWS, गूगल क्लाउड, ये सब।
दूसरा चाहिए डेटा सेट। डेटा सेट मतलब बहुत सारा हाई क्वालिटी का डेटा। और तीसरे नंबर पे चाहिए फाउंडेशनल मॉडल्स। फाउंडेशनल मॉडल्स, बड़े मॉडल्स, जैसे देखो GPT-4। प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा जो स्टैक है दुनिया की 4-5 बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज है ना, उनके कंट्रोल में है। इसको कहते हैं मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अब ये बड़ी कंपनीज क्या कर सकती हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइज कर सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास में विंडोज है, एजोर प्रॉफिट, वो इंडिया में अपने AI टूल्स को फ्री में दे सकते हैं। तो अब सोचो, एक छोटा सा इंडियन स्टार्टअप है जो AI टूल बना रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट से कैसे कॉम्पीट करेगा? वो फ्री में नहीं दे सकता। तो बड़ी मछली देखो छोटी मछली को खा जाएगी, हमारा इनोवेशन रुक जाएगा। तो कुल मिला के देखो, वैसे तो इंडिया के जो कानून हैं, मतलब इंडिया ने, सरकार ने जो बोला है कि हम नया कानून लेके नहीं आएंगे, हम पुराने कानूनों को रिव्यू करेंगे, अच्छी चीज है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इंप्लीमेंटेशन चीज़ों का तेज हो और चीज़ों में बैलेंस इस्टाब्लिश हो। मतलब इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों में बैलेंस इस्टाब्लिश हो। AI के लिए इन्वायरमेंट इकोसिस्टम अच्छा रहना चाहिए, लेकिन कोई इसका मिसयूज भी ना कर पाए, सभी लोगों को इसका फायदा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।